हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण के बारे में बात किया था, अवतल दर्पण के बारे में बात किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसमें पहली परिभाषा आती है ध्रुव। क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है यानी परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का जो है ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है और यह जो ध्रुव होता है यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है और इसे P अक्षर से निरूपित किया जाता है, यानी इसे P अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक चित्र में देखिए, यह एक अवतल दर्पण है और इसका जो ध्रुव है वो यहाँ पे होता है और इसे हम P बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल दर्पण देख लीजिए, उत्तल दर्पण में जो इसका ध्रुव होता है वो यहाँ पे होता है और यह है, इसे हम P बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगली परिभाषा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी जिस खोखले गोले से हम गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं तो उस गोले का जो केंद्र होता है वह केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले का केंद्र क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चित्र में देखिए, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण है तो यह एक खोखला गोला है पूरा। इसका जो ये केंद्र है, ये केंद्र जो है, यह केंद्र इस परावर्तक पृष्ठ का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में भी ये जो केंद्र है इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा, क्योंकि यह इसी खोखले गोले का एक भाग है। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है। वक्रता केंद्र जो होता है यह दर्पण का भाग नहीं होता, यह केवल गोले का भाग होता है। यानी ये जो हमारा दर्पण है, यह जो हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण मान लेते हैं, इस दर्पण का जो गोले का केंद्र ये होता है, ठीक है। यह केंद्र क्या कहलाएगा? इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो यह केंद्र जो होता है ये इस दर्पण का भाग नहीं होता है, केवल इस गोले का भाग होता है, जिस गोले से हम इस दर्पण को बनाते हैं। इस दर्पण को जिस गोले से अलग करते हैं, जिस खोखले गोले से, उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है वह इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और यह केंद्र जो होता है इस दर्पण का भाग नहीं होता है। यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। जो भी परावर्तक पृष्ठ होता है उसके बाहर स्थित होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। ये देखिए, ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का यह क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो इसके सामने क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। और उत्तल दर्पण में यह क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है और परावर्तक पृष्ठ के अंदर होता है ये, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। यह क्या है? इस पृष्ठ के पीछे है। अगला परिभाषा है वक्रता त्रिज्या क्या होता है। अभी हमने वक्रता केंद्र पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो गोलीय दर्पण का
परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये कोई गोलीय दर्पण है, मान लीजिए ये कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण मान लेते हैं, ये कोई गोलीय अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये कोई खोखला गोला, इसी का यह भाग है, तो इस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या यानी इस खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है वो इस दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए अवतल दर्पण में देखिए ये खोखला गोला है और इस खोखले गोला का जो भाग है क्या है, ये दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो इसका जो केंद्र है, केंद्र से और इस दर्पण के बीच का जो ये दूरी है ये क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में देखिए यहां से यहां तक की जो केंद्र के बीच की दूरी है यह क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या, और इसे हम R के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात करते हैं अगली परिभाषा की। अगली परिभाषा है अभिलंब क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली, जैसे ये कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये कोई गोलीय दर्पण है, या हम इसको अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर है। तो यह कोई गोलीय दर्पण है, तो इसका किसी बिंदु से, यहाँ पे कोई बिंदु है मान लीजिए, ठीक है, P मान लेते हैं, इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा यानी केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। तो यहाँ पर OP जो रेखा है वो क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। अब बात करते हैं अगली परिभाषा की। अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल अक्ष क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण की क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये देखिए अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो ये सीधी रेखा है, ये वाली सीधी रेखा जो है यह क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह रेखा क्या कहलाती है, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर। अगली परिभाषा है दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है, ये देखिए ये जो व्यास है ये कोई अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। तो इस परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास है यानी M1 और M2 जो है यह क्या है, इसका अवतल दर्पण का क्या है, व्यास है। इस प्रकार देखिए ये तो परावर्तक पृष्ठ भी है, ये पूरा परावर्तक पृष्ठ है और ये जो रेखा खींची गई है यानी M1 से M2 तक ये व्यास, यह व्यास क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। बात करते हैं अगली परिभाषा की। अगली परिभाषा है मुख्य फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस
अथवा फोकस कहते हैं और इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। क्या होता है मुख्य फोकस? गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। चित्र में देखिए, यह अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की यह मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। ये वाला जो है रेखा, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर आती है, वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो यह देखिए यहाँ पे मिल रही है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस F पर वास्तव में मिलती है, अर्थात अवतल दर्पण के लिए फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो परावर्तित किरणें होती है वो वास्तव में फोकस पे जाके मिलती है। अवतल दर्पण में परावर्तित किरणें वास्तव में फोकस पे जाकर मिलती है, अर्थात अवतल दर्पण के लिए जो फोकस होती है वो वास्तविक यानी वास्तव में होती है, तथा उत्तल दर्पण से परावर्तित किरणें जो होती है वो फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण से जो परावर्तित किरणें होती है वे ऐसे लगती हैं कि मानो वो फोकस दूरी से क्या हो? आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात उत्तल दर्पण के लिए फोकस जो होता है वो आभासी होता है। फोकस जो होता है क्या होता है? वास्तव में नहीं होता, आभास होता है कि हाँ वहां पे कोई फोकस है, वहां पे कोई फोकस है। क्योंकि उस बिंदु से जो प्रकाश किरणें हैं परावर्तन के पश्चात उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण के लिए फोकस जो होता है वो आभासी होता है, न कि वास्तविक होता है। अवतल दर्पण में फोकस जो होता है वो दर्पण के सामने होता है। ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये कोई मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। तो यह जो फोकस है, प्रकाश किरण आएगी, ये टकरा के इधर चली आएगी, फिर आएगी, फिर टकरा के इधर चली आएगी। तो यहाँ पे ये प्रकाश किरणें परावर्तन के पास पश्चात मिलती है, तो यह क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। तो अवतल दर्पण जो मुख्य फोकस होता है वो परावर्तक पृष्ठ के क्या होता है? सामने होता है, यानी दर्पण के सामने होता है। और जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष से जब मिलती है प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें आई और इधर चली गई परावर्तन के पश्चात, फिर आई इधर चली गई, तो ये प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, यह बिंदु फोकस कहलाता है। यहाँ पे ये मिल रही तो ये फोकस कहलाता है। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो दर्पण के क्या होता है? पीछे होता है, और अवतल दर्पण में फोकस जो होता है वो दर्पण के क्या होता है? सामने होता है। बात करते हैं अगली परिभाषा की। अगली परिभाषा है फोकस दूरी क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, और ये क्या है? मुख्य फोकस है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है यानी PF के बीच की जो दूरी है वह क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है, और इसे हम स्मॉल f द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं अगली परिभाषा की। अगली परिभाषा है फोकस तल क्या होता है। फोकस तल क्या होता है? तो वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, ऐसा तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। एक तो वह क्या करेगा? मुख्य फोकस से गुजरता है और मुख्य अक्ष के क्या होता है? लंबवत होता है। ऐसे तल को हम दर्पण का फोकस तल कहते हैं। ये देखिए अवतल दर्पण का चित्र है। अवतल दर्पण के चित्र में देखिए ऐसा तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है। एक तो ये देखिए मुख्य फोकस है, यहां से गुजर रहा है, ठीक है। ये जो डॉट डॉट रेखा खींची हुई है यह क्या है? मुख्य फोकस से गुजरता हुआ फोकस तल है। तो यह
मुख्य अक्ष के क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत है, मुख्य अक्ष के लंबवत है और मुख्य फोकस से क्या है, गुजर रही है। तो वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। अब एक रिलेशन है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r के बीच में एक रिलेशन है, इसे जान लेते हैं। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी से दुगनी होती है। ये देखिए, ये कोई गोलीय दर्पण है ना, इसका यह क्या है, केंद्र है। और हमने अभी पढ़ा कि दर्पण पे क्या होता है, ये ध्रुव होता है और दर्पण से थोड़ा ही आगे यहाँ पे क्या होता है, फोकस दूरी होती है। तो अगर यह फोकस दूरी f है तो ये कितना होगा, ये भी f होगा। तो ये f और ये f क्या हो जाएंगे, 2f हो जाएंगे। और ये CP जो है ये क्या है, त्रिज्या है, और PF क्या है, यह फोकस दूरी है। तो गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की कितनी होती है, दुगनी होती है। अगर फोकस दूरी f है तो त्रिज्या कितनी होगी, 2f होगी, यानी फोकस दूरी की दुगनी होगी। तो यह संबंध है कि त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी से दुगनी होती है। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्ष छोटा होता है, दर्पण का जो द्वारक होता है जब वह वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है f, यानी फोकस दूरी जो होती है दर्पण की, वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर 1/2 r होता है। फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की क्या हो जाती है, आधी होती है। देखिए इस डायग्राम में, देखिए ये क्या है, फोकस दूरी है। और जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, यानी जो दर्पण का द्वारक होगा वो इस त्रिज्या से छोटी होगी। मान लीजिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे दर्पण का द्वारक होता है, ये देखिए इस तरह समझिए, यहाँ पे यह क्या है, मुख्य फोकस हो गया और ये क्या है, ध्रुव हो गया, ठीक है। और वक्रता केंद्र यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो दर्पण का द्वारक है ये क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। जब यह द्वारक जो है इस त्रिज्या से छोटा हो जाए तो फोकस दूरी जो होती है वो इस त्रिज्या की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। भाई त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो फोकस दूरी कितनी होगी, जब द्वारक छोटा होगा तो फोकस दूरी इसकी आधी हो जाएगी। अभी हमने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध पढ़ा। उस संबंध पर आधारित एक सवाल है। सवाल में कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, तो उत्तल दर्पण की त्रिज्या का मान क्या होगा। दिया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी f बराबर जो है वो 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण की त्रिज्या का मान क्या होगा। हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो हमने संबंध पढ़ा कि त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। तो r बराबर क्या होगा, 2 × 10 लिख देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें फोकस कितनी दिया हो, 10 मीटर दिया हो। तो त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। अगर इस प्रश्न में हमें त्रिज्या दिया होता और फोकस पूछता तो हम क्या लिखते हैं, f बराबर r/2। फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, तो त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और इसके साथ ही दोस्तों हमारे फेसबुक पेज द स्टडी जोन को भी
लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।